क्या आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम में हर साल सामाजिक विज्ञान से ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो बार बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते हैं? ऐसे कौन से क्वेश्चन है जिनको टॉपर पढ़ के अच्छा खासा स्कोर करते हैं? तो बने रहिए इस वीडियो में, आपको हम बताएंगे कि बोर्ड एग्जाम में से कौन से क्वेश्चन कि उनको तैयार करने से जो हमारे बोर्ड एग्जाम में अच्छे खासे अंक प्राप्त किए जा सके। तो सामाजिक विज्ञान का इस वीडियो में हम जो है पहला चैप्टर के जो है 15 क्वेश्चन करने वाले हैं। उन 15 क्वेश्चन को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो यकीन जानिए कि आपके बोर्ड एग्जाम में परसेंटेज बहुत अच्छा बने। इसीलिए बने रहिए वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपका जो है बीएम इंस्टीट्यूट का फाउंडर शोएब आर्या, बीएम इंस्टीट्यूट में आपका वेरी मोस्ट वेलकम करता हूं। इस वीडियो में हम ये वाला पार्ट जो कि है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, सामाजिक विज्ञान का पहला पार्ट, इसके सारे क्वेश्चन करेंगे, वो भी जो बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं वो करेंगे। अगर आप ऐसे नहीं करेंगे कि हाँ बस क्वेश्चन दिया और लगभग अंडरस्टैंडिंग के साथ एक एक क्वेश्चन समझने के साथ तब करेंगे। चलिए बने रहिए वीडियो में। चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन। और एक और बात बता दें, अगर आप ये क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं, इसमें हम 1 नंबर के क्वेश्चन, 3 नंबर के क्वेश्चन और 5 नंबर के क्वेश्चन, यानी कि छोटे क्वेश्चन, फिर उससे बड़े क्वेश्चन, फिर सबसे बड़े क्वेश्चन, सब क्वेश्चन इस वीडियो में हमने कवर कर लिए। तो आप बढ़िया एक फेयर रफ बनाइए और इनको तैयार करिए। चलिए बढ़ते हैं अपने बोर्ड एग्जाम के जोश में और क्वेश्चनों के साथ में। सबसे पहला क्वेश्चन, पहले हम ये समझते हैं कि एक्चुअल में इस पाठ में कौन कौन से क्वेश्चन की कैटेगरी, तभी तो एक रणनीति बहुत जरूरी है कि हम डायग्रामिक समझे तो यार इसमें दिया क्या है। तो देखिए सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जो हमारा पाठ है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, जाहिर सी बात है ये सामाजिक विज्ञान है। कौन से क्लास की? कक्षा 10 की। तभी तो आपने क्लिक किया है वीडियो। इसमें देखो ये महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। कौन कौन से प्रश्न? एक तो पहले नंबर का जो है अति लघुत्तरीय प्रश्न होता है, अति लघुत्तरीय, जो कि हर साल 1 नंबर का क्वेश्चन होता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, दूसरी कैटेगरी है लघुत्तरीय प्रश्न, जो कि 3 नंबर की होती है। 3 नंबर के क्वेश्चन इससे बनते हैं। तीसरा पॉइंट है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। यानी इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, हम एक एक कैटेगरी डिवाइड करके वो हम इस वीडियो में पूरे डिफाइन करेंगे। इस लेक्चर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन के साथ आपका पूरा ये लेक्चर, पूरा ये पार्ट कंप्लीट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि है अति लघुत्तरीय कैटेगरी का, जो कि 1 नंबर में हर साल पूछे जाते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? देखिए जल्दबाजी ना करिए, क्योंकि हमारे पास जल्दबाजी से क्या फायदा? एक बार आप वीडियो देखें फिर दोबारा देखें, अंडरस्टैंडिंग ना हो। इसीलिए एक बार ही देख लीजिए कि दोबारा इसमें ब्लर माइनस मार्किंग ना हो। एक बार पढ़ लिया, समझ लिया, जान लिया, बोर्ड में टॉप कर दिए। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है राष्ट्र शब्द का क्या अर्थ है? जो राष्ट्र शब्द होता है इसका क्या अर्थ है? तो पहले तो इस क्वेश्चन को पूरा पढ़िए कि राष्ट्र शब्द का क्या अर्थ होता है। तो राष्ट्र शब्द का अर्थ होता है, बात समझिए, रटना नहीं, पहली बात तो समझना है। इस बात को ध्यान रखते हुए चलिए, थोड़ा टाइम दीजिए, अच्छा खासा रिजल्ट जाएगा, अच्छा परफॉर्म होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जितने भी इस टाइप के वीडियो बने आपको मिलते रहें और आपका क्लास 10th बोर्ड एग्जाम काफी बेटर जाए। ठीक है। कह रहा है कि ऐसी जनता, सबसे पहली बात करता है कि ऐसी जनता जो समान इतिहास, संस्कृति, भाषा और परंपराओं को यहां लिख दे की साझा करती है, वह एक राज्य में संगठित हो। ये वाली कहानी वही कहलाता है राष्ट्र। जब कोई जनता समान इतिहास, सांस्कृतिक चीजें और भाषा और परंपराओं को और एक ही राज्य के संगठन से मिलता है, तब एक राष्ट्र शब्द का निर्माण होता है या एक राष्ट्र का निर्माण होता है। बात समझ पा रहे हो? 4 हिंट इसमें। जब कोई ऐसी जनता जो सांस्कृतिक, पारंपरिक और सामाजिक और एक राज्य के संगठन में रहती है, इसी को जो बोलते हैं क्या? राष्ट्र शब्द का अर्थ। तो 1 नंबर यहां से आपका बिल्कुल क्लियर हो। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता है।
ज्यादा बड़ी वाली बात नहीं है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2, अति लघुत्तरी का दूसरा प्रश्न। कह रहा है इटली के एकीकरण का नेतृत्व किसने किया था? इटली के एकीकरण का नेतृत्व किसने किया था? तो हमको सबको पता है जो इटली का एकीकरण था उसका नेतृत्व काउर ने किया था। इटली का एकीकरण काउर ने किया था। इट इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, अति लघुत्तरी का तीसरा प्रश्न ये कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष में लागू की गई थी? जो नेपोलियन की संहिता थी किस वर्ष में लागू की गई थी? तो 1804 ईस्वी में जो है नेपोलियन की संहिता लागू की गई थी। आई बात समझ में? और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पे क्लास 10th से रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल है, पूरा रोड मैप क्लियर है कि बोर्ड एग्जाम में कैसे अच्छा परफॉर्म किया जाए, क्या क्या पढ़ा जाए। हम लोग हर लेसन का एक ऐसे ही सीरीज लाते रहेंगे। बस आपका सपोर्ट, आपका मोटिवेशन हमको चाहिए ताकि हम डिमोटिवेट ना, अच्छे से वीडियो बना सके। हाँ, तो नेपोलियन संहिता किस वर्ष में लागू की गई थी? तो नेपोलियन संहिता 1804 ईस्वी में लागू की गई थी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4 अति लघुत्तरी का। फेडरिक सारू कौन था? तो साहब ये बात बता दें, फेडरिक सारू एक फ्रांसीसी कलाकार था। क्या था? फ्रांसीसी कलाकार था जो कि राष्ट्रवाद से प्रेरित होकर चित्र बनाए। राष्ट्रवाद से जो उसने प्रेरणा ली, फिर उसी से रिलेटेड उसने बहुत सारे चित्र बनाए। तो ध्यान रखना, फ्रेडरिक सारू कौन था? तो फ्रेडरिक सारू एक फ्रांसीसी कलाकार था जो कि जिसने क्या किया, जिसने राष्ट्रवाद से प्रेरित होकर उस पे बहुत सारे चित्र बनाए। कोई चिंता वाली बात। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अति लघुत्तरी का 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जर्मन कन्फेडरेशन में कितनी राज इकाइयां थी? तो जर्मन कन्फेडरेशन में इसमें 39 फीट हो गया, 29 राज इकाइयां थी। ध्यान रखिएगा, 29 राज इकाइयां थी। बड़े चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है जोल्वेरिन क्या था? तो जोल्वेरिन क्या था? तो बात समझिए, कह रहा है यह एक जर्मनी में एक आर्थिक संघ था। जोल्वेरिन क्या था? जर्मनी का एक आर्थिक संघ था जो व्यापार को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। तो जोल्वेरिन क्या है? यह जर्मन में एक आर्थिक संघ था जो कि व्यापार को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। ये जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं बहुत सरल भाषा में, बहुत आसान भाषा में, बोर्ड के सबसे चुनिंदा क्वेश्चन, टॉप ऑफ द लिस्ट क्वेश्चन है ये। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है, अब हम अपनी दूसरी कैटेगरी की तरफ एंटर कर चुके हैं। दूसरी कैटेगरी का मतलब है अब हम लघुत्तरी प्रश्न की बात करेंगे। हमने जो है 5 प्रश्नों की बात की है, जो कि 5 प्रश्न हैं, चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ, 6 प्रश्नों की बात की है जो कि अति लघुत्तरी थे। अति लघुत्तरी का मतलब जो कि एक एक नंबर के पूछे जाते हैं। अब इस पार्ट का ये वाला हिस्सा तो कवर हो चुका है। अब हम दूसरे पार्ट हिस्से की तरफ बात करेंगे, जो कि होता है दूसरा हिस्सा हाँ, दूसरा हिस्सा जो कि है लघुत्तरी प्रश्न, जो कि हर साल 3 नंबर का आता है। तो सोच रहे होंगे कि यार एक एक नंबर के क्या देखें, 3 नंबर और 5 नंबर के देखें। रुको जरा, सब्र करो। आपके लिए एक एक नंबर बोर्ड एग्जाम में काफी होता है। जिस तरीके से एक घड़ा एक एक बूंद पानी से भरता है, इसी तरीके से जो है आपके बोर्ड एग्जाम में छोटा क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन, कम नंबर वाला क्वेश्चन, ज्यादा नंबर वाला क्वेश्चन, सब आपके बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ज्यादा स्किप वाइज ना देखिए, एक एक चीज समझिए, अच्छे से समझिए कि दोबारा हमें टाइम ना खराब करना पड़े।
एक बार वीडियो देखें फिर टाइम खराब करें, इट इज अ नॉनसेंस रबिश वर्क्स। अब देखो क्या है इसका पहला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कह नेपोलियन द्वारा किए गए 3 प्रमुख कार्यों का उल्लेख कीजिए या वर्णन कीजिए या लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हम फिर बता रहे हैं, ये हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो नेपोलियन द्वारा किए गए 3 प्रमुख कार्यों का हमको वर्णन करना है या लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले तो आप थोड़ा इंट्रो डालिए। नेपोलियन ने यूरोप में कई सुधार किए। नेपोलियन ने क्या किया? यूरोप में बहुत सारे सुधार किए, कई सुधार किए, जिसमें से हम 3 प्रकार के सुधारों का वर्णन करेंगे। तो सबसे पहला सुधार उसने क्या किया? सबसे पहला सुधार था, थोड़ा टेक्निकल इश्यू है इसमें, वन सेकेंड, टेक्निकल इश्यू, दिस इज टेक्निकल इश्यू इन द बोर्ड, जस्ट 3 सेकेंड वेट। हाँ, इस क्वेश्चन पे थे, थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया था। दिस इज द टेक्निकल इशू इन द बोर्ड प्रॉब्लम। अब देखो क्या है, नेपोलियन द्वारा किए गए 3 प्रमुख कार्यों का उल्लेख कर रहे थे। हाँ, तो कहां तक पहुंचे थे कि सबसे पहले उसने कार्य किया नागरिक संहिता। नागरिक संहिता क्या होती? यानी सिविल कोड। तो 1804 में उसने क्या किया? नागरिक संहिता का नियम सबसे पहला ये सुधार किया। इसने कानूनों को समान बनाया कि साहब जिस यानी जो यूरोप में रह रहा है उसके लिए कानूनी व्यवस्था समान होगी। दूसरा पॉइंट, इसने कानूनों को समान बनाया। फिर दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा वर्ग इसने क्या किया? सामंती व्यवस्था का अंत किया। सामंती व्यवस्था का अंत क्या होता है? उसने जमींदारी और जाति विशेष अधिकार समाप्त कर दिए। जमींदार के अधिकार समाप्त, विशेष जाति के लोग जो बहुत ज्यादा उच्चतम रहते थे उसको उसने समाप्त कर दिए। और तीसरा कार्य किया है व्यवस्था सुधार। अब व्यवस्था सुधार में उसने बहुत अच्छा कार्य किया भैया। व्यवस्था सुधार की प्रणाली को सुसंगठित किया, यानी एक सिस्टम से डिजाइन किया। सड़कें और शिक्षा में सुधार किए। तो 3 आपके हो गए। इनमें नागरिकों में समानता और एकता की भावना भी जगने लगी। जाहिर सी बात है, जब सबका अधिकार एक, सबका व्यापार एक, सबकी जमींदारी एक, सबका स्तर एक, सबकी शिक्षा एक, तो जाहिर सी बात है एक जनता में एक बहुत अच्छा संगठन क्रिएट होता है। तो इसे हर नेता को करना चाहिए। तो बात समझ में आ गई कि नेपोलियन द्वारा 3 किए गए प्रमुख कार्य। तो नेपोलियन ने यूरोप में कई सारे सुधार किए, जिनमें से हम 3 का वर्णन करेंगे। पहला काम किया नागरिक संहिता। नागरिक संहिता का मतलब इसमें कानूनों को समान कर दिया गया कि सबके लिए एक ही कानून रहेगा। दूसरा पॉइंट, सामंती व्यवस्था का अंत कर दिया। उसने जो है जमींदार और जाति व्यवस्था थी उसको खत्म किया। फिर विशेष अधिकार, और तीसरा पॉइंट है व्यवस्था में सुधार। तो व्यवस्था के सुधार में उसने हर काम को सुसंगठित कर दिया, यानी एक सिस्टम से लगा दिया। सिस्टम में कैसे लगाया कि सड़कें और शिक्षा सुधार के, इससे नागरिकों में समानता और एकता की भावना भेजेगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार लिखिए, एनालिसिस करिए और फिर बोर्ड एग्जाम में पुट ऑन कर दीजिए। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है फ्रेडरिक सारू की पेंटिंग में क्या दर्शाया गया है। फ्रेडरिक सारू की पेंटिंग में क्या दर्शाया गया है? तो सुनिए, फ्रेडरिक सारू एक फ्रांसीसी कलाकार था। बस ये बात ध्यान रखना, फ्रेडरिक सारू एक फ्रांसीसी कलाकार था। एक पेंटिंग बनाई, उसने एक पेंटिंग बनाई जिसका जाहिर सी बात है वह शीर्षक था। जो बनाएगा वही तो शीर्षक होगा। जनता राष्ट्रों की ओर मार्च करती हुई, इसमें दुनिया भर की विभिन्न राष्ट्रीयताओं को अपनी अपनी आजादियों के प्रतीक झंडों के साथ दिखाया गया। उसने एक ऐसी पेंटिंग बनाई कि जितने भी नागरिक थे उनके जितने भी आजादी के झंडे थे उसमें सब उसने दर्शाया। सारू ने इस चित्र के माध्यम से यह कल्पना की कि एक दिन पूरी दुनिया गणराज्य और राष्ट्रवाद की
भावना से एकजुट होगी। कि ऐसा हम लोग डिजाइन कर रहे हैं, मतलब एक ऐसी पेंटिंग बनाई उसने, हर समाज का व्यक्ति जो जिस आधार पे आजाद हुआ था, सबके झंडे उसने दिखाए, और फिर उसने ये भावना भी व्यक्त की कि एक समय ऐसा आएगा कि एक दिन पूरी दुनिया गणराज्य और राष्ट्रवाद की भावना से एकजुट होकर कार्य करेगी। बहुत गजब पेंटिंग इसका मतलब, यानी उससे कुछ सीखने को मिल रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर लघु उत्तरीय का तीसरा है। कह रहा है जोलवेरिन क्या था, जोलवेरिन क्या था और इसके क्या लाभ थे। तो सबसे पहले तो सीखेंगे कि जोलवेरिन क्या था, फिर लाभ के बारे में बात करते हैं। तो जोलवेरिन जो है 1834 में बना। जोलवेरिन क्या 1834 में बना। यह एक आर्थिक संघ था, यह एक आर्थिक संघ था जिससे क्या होता था, जर्मनी के विभिन्न राज्यों को शामिल किया गया। और इसके लाभ सुनिए। तो पहला लाभ तो यह है कि व्यापार के लिए एकीकृत बाजार मिला, यानी कि एक स्थायी जगह चुनी गई कि जितने भी ट्रेडर हैं, जितने भी व्यापारी हैं, वहां आकर वो व्यापार करेंगे, अपनी दुकान लगाएंगे। तो एक स्थायी जगह क्लियर हुई। दूसरा पॉइंट, टोल कर समाप्त होने से वस्तुएं सस्ती हो गई, यानी जब लाने ला जाने वस्तुओं को लाने तथा ले जाने में जो टोल टैक्स देना पड़ता था, उसने वो हटा दिए, ताकि वस्तुएं उस पर क्या हो गई, सस्ती हो गई धीरे धीरे। और तीसरा फायदा ये हुआ कि राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा मिला, कि हाँ अब हम सब लोग जो है एकजुट करके एक आदान प्रदान यानी एक व्यापार करेंगे। यह एकीकरण की दिशा में बहुत बड़ा कदम था, वाकई में बहुत बड़ा कदम था। तो बात समझ में आ गई। तो जोलवेरिन क्या था, 1834 में ये बना। यह एक आर्थिक संघ था जिससे क्या हुआ, जर्मनी में विभिन्न राज्यों को शामिल किया गया। और इसके कई लाभ हैं। पहला लाभ यह है कि व्यापार के लिए एकीकृत बाजार मिला, जब बाजार मिला। और दूसरा पॉइंट, टोल कर समाप्त कर दिए गए, वस्तुएं सस्ती हो गई। और तीसरा पॉइंट, राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा मिला। और यह एकीकरण की दिशा में बहुत बड़ा कदम था, यानी एकजुट होने का एक बहुत बड़ा कदम था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर अब दीर्घ उत्तरीय की कैटेगरी में आ चुके हैं। यानी कि हमने अब दीर्घ उत्तरीय में कदम रख दिया है, यानी जो 5 नंबर के प्रश्न आते हैं। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया है, तो भाई शेयर कर दीजिए, उसका भी कुछ फायदा हो जाए बोर्ड एग्जाम के थ्रू। हाँ, कह रहा है फ्रांसीसी क्रांति ने राष्ट्रवाद को किस प्रकार जन्म दिया। इट इज द वेरी मोस्ट क्वेश्चन। ये विस्तृत उत्तरीय होता है, बड़े वाले क्वेश्चन। तो फ्रांसीसी क्रांति ने राष्ट्रवाद को किस प्रकार का जन्म दिया। तो सबसे पहले तो समझे फ्रांसीसी क्रांति क्या है। तो 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति ने राष्ट्रवाद की भावना को जन्म दिया। तो 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति ने किसका जन्म दिया, राष्ट्रवाद की भावना का जन्म दिया। इस क्रांति ने राजाशाही या कह सकते हो राजशाही को समाप्त कर जनता की संप्रभुता की स्थापना की। इसके मुख्य योगदान ये। तो सबसे पहला योगदान क्या है, राष्ट्र का विचार, यानी राष्ट्र जनता है और यह भावना आई इसके अंदर, सबसे पहला सुधार। दूसरा पॉइंट, समानता और स्वतंत्रता, कानून सबके लिए एक समान बने। समानता का कानून, स्वतंत्रता का कानून एक समान बना। और फिर तीसरा पॉइंट, राष्ट्रीय प्रतीक मिले। राष्ट्रीय प्रतीक जैसे कि राष्ट्रीय ध्वज मिला, गान मिला, संविधान मिला और नागरिक अधिकार दिए गए। तीसरा, और फिर चौथा, शिक्षा और प्रशासन में सुधार। शिक्षा और प्रशासन में सुधार क्या हुआ, जनता की भागीदारी बढ़ी। शिक्षा में सुधार तभी होता है जब जनता भी थोड़ा इन्वॉल्व होगी और जो सरकार है वो भी थोड़ा इन्वॉल्व होगी। नंबर 5 है यूरोप में प्रसार। फ्रांसीसी सैनिकों ने इन विचारों को अन्य देशों तक पहुंचाया। जो फ्रांसीसी थे तो जितने भी विचार दिए इन्होंने अन्य देशों तक पहुंचाया। इस प्रकार फ्रांसीसी क्रांति ने राष्ट्रवाद की नींव रखी और यूरोप में आजादी की लहर चलाई। बस इतना आप इसमें तैयार कर लीजिए, सिर्फ इतना ही लिखना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बात समझ पा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
जो कि है लघुत्तरी सॉरी दीर्घोत्तरी का अगला प्रश्न कह रहा है जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और हालांकि जिस इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं आपके बोर्ड एग्जाम को पेपर को देखते ही बनाए गए। तो आप इस वीडियो में बने रहिए। अब बस एक क्वेश्चन बचा है, हम लोग अपने कगार पर पहुंच चुके हैं। कह रहे हैं जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ। तो जाहिर सी बात है जर्मनी का एकीकरण प्रसा राज्य के नेतृत्व में हुआ। पहला पॉइंट ध्यान रखना, जर्मनी का एकीकरण प्रसा राज्य के नेतृत्व में हुआ। इसमें प्रमुख भूमिका ऑटो वान बिस्मार्क की थी। यानी जर्मनी का एकीकरण जो है प्रसा राज्य की स्थिति में हुआ या प्रसा राज्य के नेतृत्व में हुआ। इसमें सबसे बड़ा योगदान किसका था, ऑटो वान बिस्मार्क की थी। यानी भूमिका या योगदान। एकीकरण की प्रक्रिया क्या होती है, तो सबसे पहले सुनिए पहली प्रक्रिया के राज्यों की स्थिति। पहले जर्मनी में 39 टुकड़ों में बटा था। हाँ थोड़ा वो वाला क्वेश्चन मिस्टेक हुआ है। कौन सा क्वेश्चन, ये 39 ही सही है। ये 39 ही सही है, ये चेक कर लीजिएगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया था। कहाँ पहुंचे थे हम लोग, हाँ यहां हम लोग थे। एक तो राज्यों की स्थिति, पहले जर्मनी जो है 39 टुकड़ों में बटा था। दूसरा पॉइंट क्या एनालिसिस किया गया, दूसरे पॉइंट में बिस्मार्क का नेतृत्व, उसने लोहा और रक्त की नीति अपनाई, लोहा और रक्त की नीति। और तीसरा 3 युद्धों के द्वारा एकता, यानी डेनमार्क का युद्ध 1864 में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया युद्ध 1866 में हुआ था, फ्रांस युद्ध 1876 से लेकर 71 के बीच हुआ। और चौथा पॉइंट विलियम प्रथम का सम्राट बना, कब बना, 1871 में वर्साय में उसे जर्मन सम्राट घोषित किया गया। और प्रसा की भूमिका में क्या, एकीकृत जर्मनी एक शक्तिशाली साम्राज्य बन गया। ऐसे ही जर्मनी का एकीकरण हुआ। बस ऐसे इसी प्लेटफॉर्म या इसी पैटर्न से आप लिखिए, बोर्ड एग्जाम में एक नंबर नहीं कटेगा। एक एक हेडिंग डाल के एक एक व्यवस्था बताते हुए तब क्लियर करिए। तो इसी तरीके से जितने भी क्वेश्चन हैं, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं जो कि है इटली का एकीकरण कैसे हुआ। इटली का एकीकरण, तो इटली पहले अनेक राज्यों में बटा हुआ था, पहला पॉइंट। फिर इसका एकीकरण करने के लिए सार्दिनिया पीडमोंट राज्य और उसके प्रधानमंत्री काउंट काउर ने किया। प्रमुख घटनाएं क्या क्या हुई। पहला, काउर का कूटनीति से कार्य कैसे उसने किया, तो देखो उसने फ्रांस की मदद से ऑस्ट्रेलिया से उत्तर इटली को आजाद किया। उसने पहला काम यही किया कि फ्रांस की मदद से जो ऑस्ट्रेलिया था, ऑस्ट्रेलिया से उत्तर इटली को आजाद कराया। दूसरा पॉइंट, गारीबाल्डी का योगदान, उसने लाल कमीजी सेना के साथ दक्षिणी इटली को आजाद कराया। ठीक है साहब। तीसरा पॉइंट, राजा विक्टर इमोनुअल द्वितीय, उसने पूरी इटली को एकजुट किया, इनका भी बहुत बड़ा योगदान। और चौथा योगदान क्या था, रोम की आजादी 1870 में रोम भी शामिल हुआ। फिर 5 नंबर, 1871 में एकीकरण पूर्ण हुआ। कैसे, इटली एक राष्ट्र बन गया। फिर इस प्रकार काउर, गारीबाल्डी और राजा के सहयोग से इटली का एकीकरण सफल हुआ। तो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा कि इटली का एकीकरण कैसे हुआ। तो अब इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा अब आगे क्वेश्चन की बात करेंगे। बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रवाद के कारण संघर्ष क्यों हुआ। बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रवाद के कारण संघर्ष क्यों हुआ, तो सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखिए कि बाल्कन क्षेत्र में
दक्षिण बाल्कन क्षेत्र में दक्षिण पूर्व यूरोप में स्थित है। बाल्कन क्षेत्र कहाँ स्थित है? दक्षिण पूर्व यूरोप में स्थित है, जहां स्लाव जातियों की बहुलता, यहां राष्ट्रवाद के कारण अनेक संघर्ष हुए। कारण सुनिए, पहला संघर्ष जाति विविधता, यानी जाति बटी बटी थी। क्षेत्र में सर्ब, ग्रीक, बुल्गारिक आदि जातियां थी, ऐसे नाम की जातियां थी। कोई सर्ब था, कोई ग्रीक था, कोई बुल्गारियन था, आदि जातियां उपस्थित थी। दूसरा पॉइंट, स्वतंत्रता की भावना। स्वतंत्रता की भावना सबके अंदर थी, जाहिर सी बात। सब अपनी अपनी संस्कृति और पहचान के आधार पर आजाद होना चाहते थे। सब कह रहे थे कि जैसे हम हैं, हमारा धर्म है, उसी तरीके से रहें। और तीसरा पॉइंट, ऑटोमन साम्राज्य की कमजोरी, इससे अवसर मिला स्वतंत्रता का। और पांचवी हेडिंग आप डालिएगा, बड़ी शक्तियों का हस्तक्षेप। रूस, ऑस्ट्रेलिया आदि ने अपने हित के साधन के लिए हस्तक्षेप किया और प्रथम विश्व युद्ध का कारण ये तनाव 1914 में युद्ध का कारण बन गया। यही तनाव कि वो कह रहे हैं हम आजाद हों, कह रहे हैं हमारी आजादी ऐसे चले, हमारे हिसाब से चले। तो यही जो है प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 में, युद्ध का कारण बन गया। बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रवाद एक और आजादी की लहर जगाई, दूसरी ओर यूरोप को युद्ध की ओर ले गई, यूरोप को युद्ध करने पर मजबूर कर दिया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ थोड़ा बात समझिए, इसमें इस लेसन से कुछ मानचित्र से रिलेटेड होता है, मानचित्रकार। तो उत्तर पुस्तिका के अंत नक्शा आपने देखा होगा, बना होगा। उसमें स्थानों को सही चिन्ह, सही वर्ष और सही नाम से दर्शाना जरूरी होता है पेपर में। मानचित्र का वीडियो एकदम विस्तारित से बनाएंगे तो इतना फोकस इस पे ना करिए तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन तब भी बता दें, नक्शे में दर्शाइए इटली का एकीकरण में शामिल राज्य। तो आपको नक्शा दिया होगा, तो बस एकीकरण में कौन कौन शामिल थे? सार्दिनिया, रोम और सिसिली, तो ये थे, तो उसमें आपको टिक करना होगा। और जो है दूसरा पॉइंट, कैसे क्वेश्चन आएगा कि 1871 में जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ, तो आपको पूरा नक्शा दिया होगा, उसमें आपको टिक करना होगा। और बाल्कन क्षेत्र, सार्डिनिया, बुल्गारिया, ग्रीक। और चौथा पॉइंट है फ्रांस और प्रसा की स्थिति क्या थी, तो उसमें आपको दर्शाना पड़ेगा। तो ये सब जितने भी क्वेश्चन बताए हैं आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये इतने क्वेश्चन आप तैयार कर लेते हैं तो समझिए आपका जो है ये पूरा तैयार हो चुका है। तो आप जिस टाइप के वीडियो चाहते हैं, कैसे क्या इसी तरीके से सीरीज चलती रहे, तो हमारा थोड़ा सपोर्ट करिए और कमेंट बॉक्स में अपनी पूरी बात लिखिए। जय हिंद दोस्तों।